हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना द प्रिम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के बीच में लाया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी पेपर होते हैं सभी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक, भारतीय संविधान, जिसे क्या कहते हैं, प्रिम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम ये सीरीज चलाने जा रहे हैं उसी का आज पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में हम आप लोगों को भाग 1 लाया हूं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर कहा जाए तो जो हमारा भारतीय संविधान है, ये भारतीय संविधान भारत की जो प्रस्तावना है, इसे उद्देशिका या इसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय संविधान बच्चों इतनी आसानी के साथ हम समझा देंगे कि आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी कि इसे पढ़ने से ये लगता है कि क्या क्या ये शब्द लिखे हुए हैं, इस शब्द के क्या क्या माने हैं, क्या क्या इसके माने रखते हैं शब्द, हम लोग इससे परिचित हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी मैं व्याख्या करूंगा, हर शब्द की व्याख्या में करके दूंगा आप लोगों को। जो शब्द के इतने गहरे माने हैं, मायने रखते हैं इतने गहरे कि इसका संबंध बहुत दूर दूर तक नजर आता है। चलिए देखते हैं। यहाँ शब्द लिखा है पहला, हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग। पॉज देकर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? हम भारत के लोग। पॉज देकर, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वो शब्द हैं। कौन कौन शब्द? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वे 5 शब्द हैं। ये वे 5 शब्द हैं जो इतने मायने रखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि ये 5 शब्द ही प्रस्तावना में अगर व्याख्या कर दिया जाए तो ये काफ़ी है संविधान की प्रस्तावना को समझाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये उसके समस्त नागरिकों को कौन कह रहा है? ये कह रहा है जो भारतीय संविधान की सभा है, वो भारतीय संविधान की सभा रिप्रेजेंट कर रही है, अपने आप को कह रहे कि मैं अपने आप को आत्मार्पित करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 शब्द वे हैं जो ये बहुत मायने रखते हैं कि ये 3 शब्द वे शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है। जो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 को, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना होगा। 42वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे, अर्थात जब संविधान का निर्माण हुआ तब ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं 3 शब्द जो बहुत मायने रखते हैं। वो 3 शब्द क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। न्याय देने के लिए न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये कौन बात कर रहा है, अपनी इस संविधान सभा में जो संविधान सभा के उस समय मेंबर रहे हैं, जो संविधान सभा के उस समय जो मेंबर रहे हैं, वो मेंबर अर्थात भारत के लोग ये बात कह रहे हैं, संविधान सभा में जो गठित हुए थे वो लोग कह रहे हैं कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ये तारीख याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। ये 5 शब्द जो मैंने ऊपर नाम लिया था, ये बहुत मायने रखते हैं संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए, बहुत मायने रखते हैं संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए। कौन कौन शब्द है, आइए उसकी मैं व्याख्या करता हूं थोड़ा। पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। ये प्रभुत्व संपन्न का क्या मायने रखता है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में ये कम से कम 200 साल तक राज किया है अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर। 200 साल तक ये अपने चंगुल में फंसाए हुए थे अंग्रेजों ने। अगर हम बात करें तो प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से अगर 1557 की बात करें, 1664 की बात करें तो 1557 1664 अर्थात प्लासी का युद्ध 57 और 64 में बक्सर के युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा कर लिया था और तब से और देश की आज़ादी अर्थात 1947 तक ये हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। कम से कम 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। तो ये पहला शब्द क्या लिखा है, प्रभुत्व संपन्न, अर्थात अब हम अपने आज़ादी के बाद की बात है, आज़ादी प्राप्त होने के बाद अर्थात 47 की बात की बात है, जब 26 नवंबर 1949 को लाया गया, तब ये कह रहे हैं कि अब मैं किसी दूसरे देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएसएसआर हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, कोई भी देश हो, ब्रिटेन हमारे ऊपर हावी थे तो ब्रिटेन हो, ये कोई भी देश अब हमारे ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते हैं। जो नियम कानून बनाएंगे, जो हम अपने देश पे लाएंगे नियम कानून, वो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे, अर्थात ये संविधान सभा होगी। ये प्रस्तावना की मांग रखते हैं। ये प्रभु संपन्न का अर्थ है कि जो भी अब हम अपना न्याय बनाएंगे, संविधान लाएं, संविधान में जो भी करेंगे उसमें संशोधन करेंगे, उसमें कुछ नियम घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो सब हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, किसी दूसरे देश से अब माने नहीं रखता है। चलिए मैं अगला बात आ रहा हूं, समाजवादी। बेटा समाजवादी ये शब्द ये बाद में लाया गया है, जोड़ा गया है। तो ये समाजवादी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। ये समाजवादी का मतलब क्या है कि इसे हम बात करें, हमारे देश में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ देशों की बात करें तो पूंजीवाद, ये कक्षा 9th और 10th की एनसीईआरटी किताब में देख लीजिएगा, ये पूंजीवाद एक शब्द आया है। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस, फ्रांस, ज़्यादातर यहाँ पर पूंजीवाद व्यवस्था है। पूंजीवाद का यह अर्थ है कि आप पूंजीपतियों को इतना बढ़ा दीजिए, ये पूंजीवाद का अर्थ है कि पूंजीपतियों को इतना बढ़ा दीजिए कि ये ऊपर बढ़ जाएं और नीचे जो लोग हैं सी ग्रेड के अर्थात लो लेवल के लोग, उनको दबा दीजिए, नीचे जो तबका के लोग हैं इनको दबा दीजिए। ये है पूंजीवाद का अर्थ। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश कैसा है, समाजवादी, अर्थात समाज में सभी लोगों को, सभी वर्गों को बराबर का हिस्सा मिले, बराबर शिक्षा में रहें, वो राजनीतिक में रहें और वो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सभी में वो बराबरी का हक रखें। समाज में बराबरी, समता का, समानता का जो हमारा मौलिक अधिकार कह रहा है, समता और समानता का अधिकार, ये हमारे समाजवादी का अर्थ है। और पूंजीवाद का इसके जस्ट अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक, ये लोकतंत्रात्मक का मतलब है, बहुत मायने रखता है लोकतंत्रात्मक। ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ ये है, और एक अर्थ है गणराज्य।
गणराज्य। वो गणराज्य और एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। ये बहुत मायने रखता है कि हमारा देश हिंदू बाहुल वाला क्षेत्र है, हिंदू बाहुल वाला देश है हमारा। 80 से 82% यहाँ हिंदू निवास करते हैं। फिर भी हम अपने संविधान इतने, उन सभी बुजुर्गों, उन सभी संविधान सभा की जो भी मेंबर होंगे, मैं उनके काबिल तारीफ करता हूँ कि वो 82% हिंदू बाहुल वाला देश, जिसमें सभी को बराबरी से ट्रीट किया जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, सबको बराबरी से ट्रीट किया जाता है। ये है हमारे संविधान के उन निर्माणकर्ताओं जिन्होंने किसी धर्म को किसी से ज़्यादा या किसी को कम नहीं आंका, सबको बराबरी का दर्जा दिया है। ये है हमारे संविधान निर्माताओं के जो है सोच। ये है पंथ निरपेक्ष का अर्थ। गणराज्य और लोकतंत्रात्मक लोगों का तंत्र है। यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बड़ा है तो जनता सबसे बड़ी है। ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ है। लोकतंत्र अर्थात जनता का तंत्र यहाँ पर है। और गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च जो होता है नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति का जो कुर्सी है वो पैतृक नहीं हो सकती है। ये है गणराज्य का मतलब। अर्थात 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो वो चुनाव होने के बाद बदल भी सकते हैं और दोबारा भी वो चुन के आ भी सकते हैं, लेकिन वो पैतृक नहीं हो सकते हैं। अर्थात उनके राष्ट्रपति के बच्चे फिर राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, अर्थात उनको आना है तो वो चुन के आ सकते हैं। ये है गणराज्य का माने। और मैं कुछ अब पॉइंटेड बात करना चाहता हूं जो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। जैसे अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम कहें कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम कहाँ पर पेश किया गया था, तो सर्वप्रथम जो ये शब्द हैं प्रस्तावना, ये शब्द अमेरिका के संविधान से सर्वप्रथम वहाँ पेश किया गया था, अर्थात अमेरिका के संविधान से प्रेरित है ये। तो सर्वप्रथम अमेरिका के संसद में इसको पेश किया गया था। और इसका जो 2 उपनाम है, ये 2 उपनाम प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके 2 उपनाम है। एक इसको उद्देशिका का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? उद्देशिका का दर्जा दिया गया है। इसको उद्देशिका का दर्जा दिया गया है एक, और एक इसको आत्मा अर्थात संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया। ये 2 शब्द हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसकी भाषा को, और संविधान की जो प्रस्तावना है इसको 2 उपनाम से जानते हैं। एक इसको संविधान की आत्मा कहते हैं और इसको दूसरा संविधान की उद्देशिका के नाम से जानता है। और एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो संविधान को सभा में जब बैठक हुई थी तो ये संविधान सभा की बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। ये बेटा याद रखिएगा, इसको जो है सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और अगला अगर बढ़े तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और ये कब किया गया है? 1976 में। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना की भाषा अर्थात प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना को 1 बार संशोधन करके उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जो अभी हमने नाम लिया था। कौन? समाजवादी। कौन? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द लाए गए हैं। कौन लाए गए हैं? 3 शब्द। ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं, याद रखिएगा। एक समाजवादी और दूसरा कौन? धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सही है, ये 3 शब्द बहुत मायने रखते हैं। कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में लाया गया था। 1 बार संविधान संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लेता है। कंपटीशन में कभी कभी ये सीक्वेंस में पूछ लेता है कि सामाजिक और
जो है आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सीक्वेंस क्या क्या पहले आया, सामाजिक आया पहले कि आर्थिक आया पहले कि जो है राजनीतिक आया। तो इसको बेटा एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग जान लेंगे। एक ट्रिक है सारा जिसे कहते हैं सारा भारत, ऐसे हमारा एक ट्रिक है। स से पहले क्या आएगा, सामाजिक न्याय, ठीक। या को अब पढ़ लीजिए तो या सारा, इसे कहते हैं सारा भारत। तो स से सामाजिक और आ से या से आर्थिक और आ से राजनीतिक। तो इसको याद रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय बहुत मान रखते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का हमारा ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये पहला भाग को कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, आज आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।